दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। छांट छांट के लिए आपके लिए लाया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सारे ही लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट टाइप के और एमसीक्यू टाइप के सारे ही हैं। और मैप की वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है। अगर आपने मैप आपकी क्लियर नहीं है, आपको मैप में प्रॉब्लम होती है, तो देखो इग्नोर मत करना, क्योंकि आपके जो मैप आते हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। 2 मार्च को आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, इसलिए उससे पहले मैप्स की वीडियो देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट मैप्स उसमें करवा रखे हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले मैं ज्योग्राफी का एक पेपर भी डाल चुका हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारे चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए, पास होने के लिए तो ये काफ़ी लाभदायक होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। लास्ट में आपको एमसीक्यूज की सीरीज भी दूंगा, उस एमसीक्यूज को भी देख लेना उनमें भी। और जितने जो मैं आपको दीर्घ ये वाले जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसमें एमसीक्यूज भी बन जाएंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें हमारे वीडियो को, देखिए एंड तक देखना। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, इसलिए आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ही लाया हूँ। देखिए, इसमें हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसकी बुक की बात करें तो ये फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा, जो ये मानव भूगोल का जो परिचय है उसी से लिया गया है, फर्स्ट ही चैप्टर उसका। तो इसमें हम देखें तो प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को किस प्रकार कम करती है, ये सीबीएसई ने 2010 में पूछा है। और वापस जो हम पूछे तो इसका एक बना के भी दूसरा अथवा में पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि पहले प्रौद्योगिकी नहीं हुआ करती थी। प्रौद्योगिकी का अर्थ यहाँ पर है टेक्नोलॉजी से। जब पहले मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो प्रकृति से जुड़कर ही सारा काम करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम प्रकृति से आगे निकलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम ये चाहते हैं कि प्रकृति से आगे निकल जाए और उसकी किसी किसी भी बातों को ना सुने। तो सबसे जो अहम रोल निभाती है वो प्रौद्योगिकी है। प्रकृति और मानव के संबंधों में जो मुख्य कारण है वो प्रौद्योगिकी का है। देखिए, एमसीक्यूज में भी आया तो आपको लिखना है प्रौद्योगिकी, तो ये पूछा भी जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, आप इसे देख लीजिए। थर्ड इसमें एक और है कि संभववाद की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, 3 विचारधाराएं हैं, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। उसमें से किसी भी विचारधारा के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो संभववाद में ये माना जाता है कि मनुष्य सबसे प्रधान होता है, मनुष्य के बिना प्रकृति कुछ नहीं है। और ये जो विचारधारा थी ये रेड जेल के द्वारा दी गई थी। दूसरी जो विचारधारा है वो निश्चयवाद है। निश्चयवाद में माना जाता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। तो इस विचारधारा को भी आपको याद रखना है, ये एलन सी सैंपल द्वारा दी गई थी। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद, ये ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। इसमें इसका अर्थ है कि प्रकृति और मानव में कोई बंदिशें नहीं है, दोनों ही मतलब बराबर है, दोनों ही समान अधिकार के हिस्सेदार है। इसलिए प्रकृति सर्वोपरि है, ना मानव सर्वोपरि है। प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं है, ना मानव के बिना प्रकृति कुछ नहीं है। देखिए, हम पूरी तरह अपने पर निर्भर नहीं हो सकते, हमें बहुत सी चीज़ें प्रकृति से ही चाहिए। देखिए, कहाँ तक आप प्रकृति से दूर भागोगे? भाई, जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, प्रकृति फ्री में आपको ऑक्सीजन दे रही है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आप इतनी ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हो प्रकृति को, फिर आपको कहाँ से उससे लाभ मिलेगा? तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मनुष्य मतलब प्रकृति को तो ज़्यादा मनुष्य की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति सब कुछ है, लेकिन प्रकृति को प्रदूषित मनुष्य कर रहा है। इसलिए हमें दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है। तीनों विचारधारा आपको पता होनी चाहिए, और किस किसने दी ये भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने बता दिया तीनों के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे पूछा जाता है कि प्रकृति के मानवीकरण का संक्षेप में 3 बिंदुओं द्वारा वर्णन कीजिए। ये 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है। तो प्रकृति का मानवीकरण वो ही है संभववाद, यानी कि प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल दिया गया है। अब मनुष्य है कि प्रकृति की नहीं सुनता है, अब अपनी मनमर्जी का कार्य करता है। तो ये भी प्रकृति के मानवीकरण का कारण है। इसे जूम करके दिखा दूं तो आप इसे देख लीजिए।
विश्व में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिकूल का मतलब है कि आपको पता है कि धीरे-धीरे लिंग अनुपात कम होता जा रहा है। विश्व में जहाँ पर 1000 पुरुष है, वहाँ पर केवल 985 महिलाएँ बची हैं। तो अब आप ये देखिए, भारत में तो बहुत बुरी हालत है। भारत में तो 927 महिलाएँ हैं, 1000 पुरुषों पर। अब डोले कि जितने पुरुष हैं, वो क्या कबारे डोलेंगे? तो ये भी आपको बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, सीबीएसई 2011 में पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग अनुपात क्या होता है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि लिंग अनुपात क्या होता है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे। तो लिंग अनुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताने वाले एक तथ्य को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्यों होता है ये? क्यों प्रतिकूल है? क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या की जा रही है, स्त्री शिशु हत्या की जा रही है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा हो रही है, स्त्रियों का सामाजिक जीवन में निम्न स्तर है और स्त्रियों के आर्थिक स्तर का निम्न होना है। तो इसमें 3 कारण पूछा है, तो ये 3 मार्क्स का हो जाएगा, बस। तो 3 से 4 कारण आप लिख दीजिए, यानी आपका आंसर बन गया। सबसे पहले तो लिंग अनुपात की डेफिनेशन ही लिख दीजिए और बता दीजिए कि क्यों है। आगे हम देखें तो एक बार जो विश्व जनसंख्या वो एक दृष्टि में आप देख लीजिए कि विश्व जनसंख्या कैसे कैसे बटी हुई है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक जरूर, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकते हैं। तो आपका जो 3rd चैप्टर है, जो जनसंख्या वाला, जनसंख्या संगठन वाला, उसी से है ये। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको पता है ये चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला देश और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप में है। सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या केवल 3-4 लाख के बराबर ही है, इससे भी कम है। सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व वाला देश हम देखें तो मोनाको है। 26,337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मोनाको में। तो घनत्व भी आपको पता होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है, एशिया। मंगोलिया आपको पता है कहाँ पर है? भारत है, ऊपर नेपाल है, तिब्बत है, फिर चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है। चाइना और रूस के बीच में मंगोलिया देश है, आपको ये ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? लाइबेरिया है। लाइबेरिया एक अफ्रीका का देश है जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहां पर शिक्षा की कमी है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है? लाटविया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अधिकतम और न्यूनतम। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? तो लाटविया है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं। देखिए, किसी देश में ज्यादा महिलाएं हैं तो किसी देश में कम है। और अब सर्वाधिक कम देखिए तो आप पाएंगे कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, तो इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 468 महिलाएं मौजूद है। और ऐसे ही सऊदी अरब में भी कम महिलाएं मौजूद है, वहां पर शेख ज्यादा है, शेख। विश्व का औसत लिंग अनुपात हम देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं। देख लिया, मैंने 985 बताया था, सेम इतना ही है। ये जो 2011 की है, ये जो रिपोर्ट होती है 2011 की है। अब अगर 2021 की निकाली जाए तो और भी कम हो गई है लिंग अनुपात, ये घटकर 960 पे 970 पे आ गया होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। और मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान रखने वाला देश नॉर्वे है। भारत तो 130वें नंबर पे आता है मानव विकास सूचकांक में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब 1 मिनट, ये उसका आ गया, ये थोड़ा कटिंग हो गया। ये उस पे था कि जो आपके चलवासी पशुचारण क्षेत्र और वाणिज्य पशुचालन क्षेत्र, जो इसका नीचे है वो करा देता हूँ। चलो मैं पहले, कहाँ, 1 मिनट, हाँ ये रहा। इसका आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ऊपर रह गया है, मैं आपको दोनों करवा देता हूँ। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन, पशुधन पालन। तो देखिए, मुख्य अंतर आपसे पूछा भी गया होगा प्री बोर्ड या वैसे एग्जाम में, जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में जरूर अंतर जरूर आता है, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है, वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं और चलवासी पशुचारण की विशेषताएं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आएंगे, जरूर आएंगे एग्जाम में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जरूर आएंगे। तो देखिए, चलवासी पशुचारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि गांव की जो व्यक्ति है वो चलवासी पशुचारण ही करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि जब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाता है, उन्हें चारागाह की जब कमी हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाता है, तो चलवासी पशुचारण क्षेत्र होते हैं, वो चलवासी पशुचारण होता है। अब वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है कि पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से पाला जाता है, उनको पाला जाता है और उनका दूध बेचा जाता है, उनका मांस बेचा जाता है मार्केट में।
तो वो वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है। और आपसे मैप में भी ये भरने के लिए पूछा जाता है, मैप मैंने करवा रखा है, आप देख लीजिए, कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इनमें आपको मुख्य अंतर बताना है। तो देखिए, चरवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। पुरातन के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, वो यही करते थे, चरवासी पशुचारण ही करते थे। उससे अपना जीविका उपार्जन कर लेते थे, अपना जीवन निर्वाह कर लेते। उनको इतना ही भोजन प्राप्त होता था कि वो खुद ही खा लेते थे, उनको बेच नहीं पाते थे। लेकिन अब जो पशुधन पालन का जो उद्देश्य है वो व्यापार के लिए है। अब उनसे उनको पशुओं से इतना ज़्यादा प्राप्त होता है कि वो मार्केट में उसे बेचते हैं, और दिन प्रतिदिन मतलब दूध में पानी मिला के इतना ज़्यादा मार्केट में बेचते हैं, तो उनके पैसों की कमाई हो रही है। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि शहरों में जगह जगह डेयरी खुली हुई है, तो ये वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है। और गाँव में आपने जो पशु देखे ना, वो चलवासी पशुचारण क्षेत्र होते हैं। वो मौसम बदलते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरवाने के लिए ले जाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा सामान्य से क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कर देता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन पालन में क्या अंतर है। अगर आपकी बुक में भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो वैसे भी आपको पता होगा। तो ये आप इसमें से पढ़ लीजिए, इसमें एक बार थोड़ा, क्योंकि हमें बुक की लैंग्वेज लिखनी होती है, वहाँ पर लिखे अपने शब्दों में, लेकिन थोड़ी सी बुक की से रिलेटेड हो। और इसका आधा है तो आधा ऊपर है, ये जो मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे। हाँ, ये वाला, सॉरी, ये वाला है। तो इसमें सारी विशेषताएं इसमें बता रखी है, आप एक बार पढ़ लेना, और एक बार वैसे भी आप देख लेना चलवासी अपनी बुक में भी। आपका जो बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है उसी में दे रखा है, वो बुक का 5th चैप्टर है, फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर, सॉरी, जो प्राकृतिक क्रिया है उसी में दे रखा है चलवासी पशुचारण, और ये सब प्राथमिक क्रियाएं होती है। अब उद्योगों का वर्गीकरण एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है आकार के आधार पर उद्योग, उत्पाद के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। तो ये द्वितीय क्रियाओं से लिया गया पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो उद्योगों का वर्गीकरण है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर हम देखें तो कुटीर और घरेलू उद्योग ये सबसे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, उससे बड़े उद्योग, फिर बड़े पैमाने के उद्योग। एग्जाम्पल देकर बताओ तो एक चिप्स बनाने वाली जो छोटी सी कंपनी है वो कुटीर उद्योग हो जाएगी। या मान लीजिए एक फूल माला बनाने वाली छोटी सी कंपनी, वो कुटीर उद्योग हो जाएगी। और ये मैं आपको बताऊं, छोटे पैमाने के उद्योग में आपको बताऊं तो एक वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी छोटे पैमाने के उद्योग है। और बड़े पैमाने के उद्योग में आपको बताऊं तो एक, मान लीजिए आप रेल बनाने वाली कंपनी जो है वो बड़े पैमाने के उद्योग बनाती है। या फिर बाइक वगैरह जो बड़े इस्पात बनाने वाली कंपनी है, वो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ऐसे वर्गों में बांटा जाता है, उनका प्रॉफिट और लागत भी अलग अलग होती है। उत्पाद के आधार पर आधारभूत उद्योग होते हैं, जो कि किसी भी वस्तु पर आधारित होता है। जैसे लोहा उद्योग है, तो वो कच्चे लोहे पर आधारित होता है। उपभोक्ता उद्योग जैसे खान पान और वस्त्र वाहन। तो ये टेबल आपको पूरी एक बार सारणी से ये याद कर लेनी है। कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित होते हैं, कृषि आधार में कौन से होते हैं, चीनी, सूती वस्त्र। रसायन आधारित में पेट्रो रसायन, कृत्रिम रेशा। खनिज आधारित होते हैं, खनिज आधारित के भी दो प्रकार है, धात्विक और अधात्विक। तो आपको देख के एक बार लग रहा होगा, अरे ऐसी बड़ी टेबल कैसे होगी। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार इसे पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो एक बार इसको पढ़ लेना है आपको। ये स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, संयुक्त। ये आप तो ये न आपने पॉलिटिकल में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि सार्वजनिक सेक्टर क्या होता है, जिसमें पूरा सरकारी हो, और निजी क्षेत्र क्या होता है जिसमें सब कुछ प्राइवेट हो, संयुक्त क्षेत्र में जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में तुलना आपको करनी है। देखिए, सीबीएसई ने 2009 में पूछा है, 2012 में पूछा है। तो छोटे पैमाने के उद्योग हम देखें तो ये स्थानीय कच्चे माल पर ही आधारित होते हैं। जैसे जो कुटीर उद्योग हो गए या उससे भी थोड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो ये स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। लेकिन जो ये बड़े होते हैं, इसमें कच्चा माल स्थानीय देश के अन्य भागों एवं विदेशों से भी मंगाया और प्रयोग किया जाता है। तो भाई, जो छोटा उद्योग होता है उसमें तो कम माल की ज़रूरत होती है, और कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, और कम तकनीक की भी आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ही आप ये चीज़ें बता दीजिए कि जो बड़े उद्योग होते हैं इसमें ज़्यादा माल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता होती है। बस 4-5 पॉइंट आपके यहाँ से बन गए हैं। क्यों आपको इतना बड़े लिखने की ज़रूरत है? तो आप और भी इसमें पढ़ के आप बता सकते हैं। देखिए, धन की आवश्यकता कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। और बता सकते हैं कि ये भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए। और इसमें बता सकते हैं कि ये उद्योग पहले ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विकसित देश थे उन्हीं में थे, लेकिन अब भारत, चाइना जैसे विकासशील देशों में भी ये उद्योग देखे जा सकते हैं। ऐसे ही
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं 5 आधारों की व्याख्या कीजिए। देखिए 3 बार पूछा गया है, 2008, 2011, 2012 में। तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो दोनों बुक में है और परिवहन और संचार दोनों बुक में है, तो हम कौन सी बुक का करें और हमें मतलब कौन सी बुक का क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम ही आएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं 5 आधारों की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये क्या पता है कि कौन सी बुक से है। तो ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो सेम ही आएंगे, क्योंकि उसमें किसी ना किसी चीज़ की मतलब प्रभाव पूछेंगे, कारण पूछेंगे या फिर कोई आधार पूछेंगे, तो ये दोनों में ही सेम है। लेकिन अगर एमसीक्यूज आते हैं तो वो दोनों बुक में से अलग अलग आएंगे। मान लीजिए कि उसमें भारत के बारे में पूछा है और उसमें पूरे विश्व के बारे में पूछा है, तो एमसीक्यूज अलग हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये सारी चीज़ें सेम ही है, वहाँ पर आपको विश्व की तुलना पे पढ़ना है, तो यहाँ वहाँ पर आपको भारत की तुलना करनी है अन्य देशों से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार जो है वो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है। देखिए जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। अगर सभी संसाधन एक देश में हो तो व्यापार की ज़रूरत ही ना पड़े। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर हीरे पाए जाते हैं तो दूसरे देशों में सोना पाया जाता है, तो हमें बाहर से सोना मंगाना पड़ेगा और यहाँ से हीरे भेजने पड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। जनसंख्या जनसंख्या भी व्यापार को प्रभावित करती है। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जो मांग होती है वस्तुओं की वो ज़्यादा होती है। चीन और भारत जैसे देशों में इन सामानों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उपभोग वस्तुएं और जितनी भी वस्तुएं इनकी मतलब हमें बाहर से ज़्यादा मंगवाना पड़ता है। अब देखिए पेट्रोल ही हम कितना मंगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे वाहन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पेट्रोल मंगा रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे हम सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, जनसंख्या भी होता है इसमें। आर्थिक विकास की प्रावस्था और विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ये 5 इसमें चीज़ बता रखी है, 5 आधारों के बारे में बताया था, बस 5 नंबर का आपका हो गया। बस पॉइंट ढूंढिए, आप पॉइंट बता सकते हैं आप। और आप ये भी बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक निर्भरता, या फिर ये भी आप बता सकते हैं कि बाजारों तक अभिगम्यता, और भी आप कारण बता सकते हैं आप। मतलब 4-5 आपको पॉइंट लेने हैं ऐसे, जिनके पॉइंट पर आप लिख सकते हैं, बाकी तो आप लिख ही देंगे, आप इतने इंटेलिजेंट हो। आगे हम देखें तो भारत में जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे, बार बार आता है ये। देखिए वितरण क्या होता है, सबसे पहले वितरण ही नहीं समझ पाते हैं तो क्या क्वेश्चन को करेंगे। तो वितरण का मतलब होता है कि फैलाव, यानी कि भारत में कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, तो ऐसी जो असमानता है वो क्यों है। देखिए आप अगर गंगा का जो आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे तो यूपी में सारा क्षेत्र पड़ता है ये, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छी कृषि हो जाती है और लोगों की जो जीविका उपार्जन है वो भी अच्छी हो जाती है। वहाँ पर समतल मैदान है तो लोग ऐसे जगह पर ज़्यादा बसने को वरीयता देते हैं जहाँ पर अच्छी जलवायु हो, अच्छे समतल मैदान हो और अच्छी प्रकृति हो, मतलब अच्छी चीज़ें हो सारी उन्हें उपलब्ध हो और अच्छी सुविधाएं मिलती हो और अच्छा पानी उन्हें जल मिलता हो। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को। अब ये सारी चीज़ें आप बस अपने आंसर में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर बन गया। तो इसमें अलग अलग कारण पूछे हैं। भौतिक कारक में यही आ गए, जलवायु आ गया, जल आ गया, और आपके उच्च आवाच आ गया, भू आकृति आ गई, जलवायु, सारी चीज़ें आपकी इसी में आ जाएंगी। और ये आपके आगे ये दे रखा है, सामाजिक और आर्थिक कारक भी आप बता सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक क्या होते हैं कि कहीं पर मान लीजिए कि कहीं पर समाज अच्छा है, वहाँ का माहौल अच्छा है, या फिर वहाँ पर शिक्षा के केंद्र अच्छे हैं, पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। तो अब देखिए दिल्ली में क्यों आते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि दिल्ली में अच्छे कॉलेज और स्कूल्स हैं, इसलिए बाहर से जो एडमिशन लेते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में ही लेते हैं। इधर यूपी के, इधर राजस्थान के, इधर गुजरात के, मध्य प्रदेश के सारे जो लोग हैं वो दिल्ली में आ जाते हैं एडमिशन के लिए। इसलिए दिल्ली में जो है पॉपुलेशन वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वैसे भी रोजगार के अवसर ज़्यादा है दिल्ली में, इसलिए रोजगार के लिए भी लोग आते हैं। दिल्ली जैसे मुंबई शहरों में रोजगार के लिए लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं। तो राजनीतिक कारक भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे इसमें कारक आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसे। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में देख ली अंतर आपको पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार तो नहीं पूछा जाता जहाँ तक है। वैसे दोनों के आपको पता होने चाहिए। ग्रामीण बस्तियों की ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियों की आता है। बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको बता देता हूँ।
ग्रामीण बस्तियाँ हम देखें तो जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वो आकार में छोटी होती है और ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होती है। 2 पॉइंट हो गया आपके। नगरीय जो बस्तियाँ होती है वो आकार में बड़ी होती है और ज़्यादातर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वहाँ के जो लोग होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे से मतलब भी नहीं होता, बस अपने काम से काम रखते हैं। और जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहती है, लेकिन जो नगरीय बस्तियाँ है वो ज़्यादातर उद्योगों या फिर अन्य सेक्टरों पर निर्भर रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण बस्तियों में जो मतलब जो पेयजल की सुविधाएं होती है वो निम्नतम होती है, लेकिन नगरीय बस्तियों में सुविधाएं उच्चतर होती है, ये भी आपको लिख देना है। और भी आप कई कारण लिख सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के जो लोग हैं वो कम गतिशील होते हैं, नगरीय बस्तियों के लोग जो ज़्यादा गतिशील होते हैं। और जो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं उनकी आय कम होती है, नगरीय बस्तियों के लोगों की आय ज़्यादा होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मैं बता दूं तो जो इसके 4-5 प्रकार होते हैं। गुच्छित बस्तियाँ, सबसे पहले आ जाता है गुच्छित बस्तियाँ, जो कि नाम से पता चल रहा है कि जो लोग गुच्छे में रहे, ज़्यादातर जहाँ पर लोग पाए जाएँ, गुच्छित बस्तियाँ हो, आस-पास में मतलब बहुत सारे घर हो, तो ये गुच्छित बस्तियाँ हो गई। दूसरी होती है अर्धगुच्छित, जहाँ पर कम लोग हो, अर्धगुच्छित। तीसरी होती है परिक्षिप्त बस्तियाँ, जहाँ पर फैली हुई हो, एक घर यहाँ पर है, 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 ये परिक्षिप्त हो गए। ये आपको पढ़ना है, एक बार बुक से देख लेना है। पल्ली बस्तियाँ, जहाँ पर पल्ली बस्तियाँ और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। जो पल्ली बस्तियाँ होती है वो किसी गांव के विघटन से बनती है। जब कोई गांव टूट जाता है तो अलग अलग ये बस्तियाँ बन जाती है, या जाति के आधार पर भी ये बस्तियाँ बन जाती है। मान लीजिए गुजरों का मोहल्ला हो गया, ये जो हमारे चौहान होते हैं उनका मोहल्ला हो गया, या ब्राह्मणों का मोहल्ला हो गया, तो ऐसे अलग अलग जातियों पर बट जाते हैं। तो इन्हें राजस्थान में डाणी कहा जाता है, ऐसे यूपी में पान्ना पाड़ा, और इसे बिहार में नगला इसे कहा जाता है। तो ऐसे उत्तराखंड में नगला वगैरह ये सब कुछ वहीं पे अलग अलग राज्यों में कहा जाता है इसे। तो इसे पाना पाड़ा नगला ढानी ये सब कुछ कहा जाता है इसे। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में अंतर भी पूछा सकता है और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भी आपको याद रखने हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, बस जो आपका 4 चैप्टर है उसमें से बस यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और आ सकती है, जो आपके गैरिसिन जो बस्तियाँ होती है, जो आपकी छावनी बस्ती होती है, वो क्या होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर लोग निवास नहीं करते, जहाँ पर सामान्य लोग निवास नहीं करते, जहाँ पर सैनिक अड्डे होते हैं, सैनिक कैंट होते हैं, वो छावनी के होते हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा ना, दिल्ली में अम्बाला है, और अम्बाला है, और अम्बाला हो गया, मधुबी बहू, ऐसे कुछ नाम है बहुत से, एक दो, तो वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर सैनिक अड्डे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स में। अब भारतीय कृषि की 5 मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समस्याएं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समस्याएं या फिर कारण या फिर प्रभाव, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या फिर सुझाव। तो भारतीय कृषि की 5 मुख्य समस्याएं हम बताएं तो अनियमित मानसून पर निर्भरता। देखिए आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी भारत की कृषि की जो समस्या है वो मानसून की है। यहाँ पर जो मानसून है वो नियमित नहीं है, यानी कि यहाँ पर अनियमित है। नियमित का मतलब है यहाँ की रोज यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और ना ही यहाँ पर वर्षा का स्तर उच्चतर है, यानी कि वर्षा भी कम होती है। इसलिए जो किसान होते हैं वो वर्षा पर अपनी निर्भरता को अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं और सिंचाई के लिए अब भूजल का उपयोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है अनियमित मानसून पर निर्भरता। निम्न उत्पादकता मतलब अब जो खेती में जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है, पहले जितना उत्पादन होता था वैसे नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अब मृदा की जो लवणता है, मतलब जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है, उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती जा रही है। तीसरा हम देखिए वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधन पूंजी से संबंधित, मतलब अब किसानों के पास पैसे भी नहीं होते कि वो फसलों को बोए। अभी अखबार में एक चीज आई थी कि महाराष्ट्र का एक किसान था, उसने प्याज बोई, और वो प्याज बोकर दिल्ली बेचने आया, दिल्ली या फिर दूसरे शहर में बेचने गया था ऐसा था। तो वहां पर जो उसने बेचे तो उसे 1 रुपए किलो ही प्याज उससे खरीदी गई, और उसने जब बोया था तो उसका मतलब 50,000 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। 500 किलो प्याज उसने बेची और उसके बदले में उसे 500 रुपये मिले, और इतना उसका किराया भी लग गया दूर जाने में शहर, इससे भी ज़्यादा। तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब किसान गांव से फसलें उगाकर शहरों में से बेचने जाते हैं, तो उन्हें शहरों में अगर उनकी इतने दाम उन्हें फसलों के उतने दाम उन्हें नहीं मिल पाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है।
तो ये भी है। और ऋणग्रस्तता का मतलब होता है कि जो किसान है वो कर्ज ले लेते हैं, कई बैंकों से ले लेते हैं, कई और भी साहूकारों से ले लेते हैं, और वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे उन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आपने ऐसी खबर भी सुनी होंगी कि किसान ने आत्महत्या कर ली, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका होता है। तो तीसरी प्रॉब्लम हो गई। चौथा प्रॉब्लम, भूमि सुधारों में कमी। अब भूमि सुधारों में भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि देखिए भूमि की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसमें उसमें सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार भी हो नहीं पाता। वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण का मतलब होता है कि अब जो किसान है, जो फसल बोते हैं, उससे बस वो खुद का ही गुजारा कर पाते हैं। अब वो मार्केट में बेचने के लिए उसके पास इतनी फसल पैदा नहीं हो पाती है। और फोर्थ हम देखें, व्यापक अल्प बेरोजगारी। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, ज़्यादा, और अल्प का मतलब होता है छोटा। तो वैसे अल्प का मतलब समय से देखा जाता है, अल्प समय, तो मतलब कम समय के लिए, कम होता है, छोटा नहीं, कम। तो व्यापक का मतलब बड़ा, और कम मतलब बड़ी बेरोजगारी है लेकिन कम समय के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जो किसान होता है वो मान लीजिए कि अक्टूबर में उसने गेहूं बोया, अब वो मार्च तक इंतजार करेगा उस फसल की, अब इतने दिन तक तो वो खाली बैठा रहेगा। अब ये उसके लिए बेरोजगारी का समय होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे बस वो अपनी फसल को देखता है। उसके बाद भी ये होता है कि किसी मतलब किसी खेत में वो एक ही फसल बो पाता है, उसके बाद 6 महीने तक वो उस फसल को तैयार कर लेता है, और 6 महीने फिर अगले वो बैठा रहता है, फिर दोबारा गर्मियाँ आती हैं तो फिर उस फसल को बोता है। तो ऐसे ये अल्प बेरोजगारी होते हैं, यानी कि किसान, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि किसानों के पास हमेशा काम नहीं होता है, किसानों के पास थोड़े समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये बेरोजगारी भी उनके पास होती है, उस बेरोजगारी के लिए उसके पास पैसा नहीं आता, वो उसी चीज़ को खाता है जो चीज़ वो पैदा करता है, अनाज वगैरह। तो ये बहुत सी समस्या है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड में पूछा गया था, आपके मिड टर्म में पूछा गया था। बोलो पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? जरूर पूछा गया था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियाँ, या ऐसे पूछा सकता है, संभर जल जल संभर विकास प्रोग्राम क्या है, तो विकास कार्यक्रम क्या है। तो एक ही बात है, उसका मतलब ही यही है कि हम जल को बचाएं, वेस्ट ना करें। तो उसका मतलब यही है, और इसका मतलब ये है विभिन्न विधियाँ कौन सी है, इसमें आपको विधियाँ बतानी है, उसमें भी आपको विधियाँ बता देनी है। तो 3-4 इसकी विधियाँ होती है कि जो मान लीजिए वर्षा हो रही है और उस पानी को हम छत पर एकत्रित कर रहे हैं, छत को एकत्रित करके नीचे उसे पाइप लाकर हैंड पंप द्वारा उसे जमीन में भेजा जा रहा है, तो इससे भूजल का स्तर बढ़ रहा है। तो ये हैंड पंप पाइपलाइन विधि है, तो ऐसे आपको लिख देनी है, ऐसी आपकी विधि बता रखी है उसमें, बुक में आप देखें तो। इसे भी आप पढ़ लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये 3 मार्क्स है इसलिए 3 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। वर्षा के पानी को झीलों या तालाबों या नदियों में इनमें इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका, एक ढकी हुई भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है, में किया जाता है। ढांका का निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी अन्य मुख्य विधियाँ सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संग्रहण, झीलों द्वारा जल संरक्षण, ये सारी विधियाँ आपको बता रखी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभों, बोलो प्री बोर्ड में आया था या नहीं आया था? आया था, जरूर आएगा। सतत सतत समता, समता का मतलब है सभी को समान अधिकार होने चाहिए। सतत पोषणीयता मतलब कि ऐसी पोषण हो जो कि निरंतर चले, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आज जो पीढ़ियाँ खा रही है वो अगली पीढ़ियों के लिए बचे ही ना, तो इसलिए हमें सतत विकास करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। उत्पादकता यानी कि ज़्यादा उत्पादन किया जाए। सशक्तिकरण है कि किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति हो। तो ये 4 पॉइंट आपको, ये देखिए इसका आंसर लिखा हुआ, आपको देख लेना है इसमें। और अगर हम ये देखें, मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर मानव विकास के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। तो उपागम या स्तंभ, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। उपागम तो ये 4 है, आपको ध्यान रखना है, और जो ये है उपागम है, ये तो स्तंभ है, ये 4, और ये उपागम है, ये भी 4 ही है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो इन दोनों में से एक जरूर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इन दोनों में से आपको एक जरूर याद रखना है। और आगे हम देखें,
चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। सॉरी। अब आपके भारत के लिए राजनीतिक रेखा मानचित्र में आपको मैप वाले क्वेश्चन है। इसमें जो आपके जो 7 चैप्टर है खनिज वाले, तो इसी में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ लेना है। खेतड़ी, हजारीबाग और सिंहभूम आपके 3 ही सिलेबस में है, इसलिए 3 आपको पढ़ना है। खेतड़ी राजस्थान में है, सिंहभूम और हजारीबाग इसमें है झारखंड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सिंहभूम और हजारीबाग खेतड़ी में है और खेतड़ी राजस्थान में, बाकी आपको नहीं देखने, बस ये 3 ही आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक पूछा जाएगा। बाकी मैंने मैप करा रखा है, आप देख लीजिए। बॉक्साइट क्षेत्र हम देखें तो कटनी, बिलासपुर और कोरापुट, ये 3 ही पूछा रहा है। कटनी मध्य प्रदेश में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और कोरापुट उड़ीसा में है, तो ये देख रहा है कटनी, बिलासपुर और कोरापुट, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैप में ऐसे भरना है आपको आएगा। और ये भी मानचित्र में है, इसमें जो हमारे जो समुद्री पत्तन है उसके बारे में बता रखा है। आप समुद्री पत्तन आपसे पूछे जाएंगे सारे। अगर प्रमुख समुद्री पत्तन की बात की जाए तो 12 है। देखिए कांडला, मुंबई, मार्मगोआ, मंगलोर, कोच्चि, तुतिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। तो सारे पत्तनों की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, इनमें से एक पत्तन के बारे में जरूर पूछा जाएगा। पिछली बार तो शायद कांडला के बारे में पूछा गया था, विशाखापट्टनम के बारे में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में, अब ये नई आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बन गई है। और जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज दे रखे हैं आपके लिए, आप ये इनको भी देख लेना एक बार। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण और प्रभावों का आपको वर्णन करना है। देखिए आपको वायु प्रदूषण पता है, जल प्रदूषण पता है, इसके कारण प्रभाव आप लिख सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैंने आपके लिए ध्वनि प्रदूषण का क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता ज़्यादातर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। देखिए आप देखते हैं तेज आप कोई आवाज़ सुनते हैं, शोर शराबा सुनते हैं, बाहर कोई डीजे बज रहा है या फिर कोई और चीज़ बज रही है, तो उसकी आवाज़ आपको तंग करती है, आपको परेशान करती है, आपको मन चिड़चिड़ापन होता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। जब ध्वनि में मतलब जब वायु में ध्वनि की इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाए कि उसे मनुष्य सहन न कर पाए, तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। क्योंकि हमारी जो सहन क्षमता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही है, उससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। तो इससे ज़्यादा अगर आवाज़ हो जाएगी तो हम मतलब हमारे जो कान होते हैं उसके पर्दे भी फट सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आपको बता देना है कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि जब मानव की सैन्य सीमा से अधिक तथा असहज हो जाती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके क्या स्रोत है, विविध उद्योगों में जो मशीन चलती है वो मशीन का निर्माण, तोड़फोड़ कार्य, त्रिचालित मोटर वाहन, वायुयान। देखिए आपने देखा होगा कि बाहर जितनी जो बुलेट गाड़ियाँ होती है उनकी जो आवाज़ें हैं वो भी आपको पढ़ने नहीं देती होंगी। बाहर आप जितनी भी शादी समारोह देखते हो उसमें भी कितनी आवाज़ें होती है, तो वो भी। और जो कई मतलब कहीं पास आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, भवन निर्माण चल रहा है, तो वो भी आवाज़ें, उद्योगों की आवाज़ें, सारी आवाज़ें हो जाती है इसमें। त्रिचालित मोटर वाहन, सायरन, लाउड स्पीकर, स्पीकर में कोई बोल रहा है सब्जी ले लो, ले लो, तो ये भी सारी आवाज़ें ये ध्वनि प्रदूषण का कारण ही बनती है। तो ये ज़्यादा वो नहीं है इसमें आपको प्रॉब्लम हो। अब आपके जो एमसीक्यूज है वो आप एक बार देख लीजिए। हाँ ये सारे हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इतने तो करवा दिए कि आप पास हो जाए, और पास के अच्छे मार्क्स ही ले आएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको एक बार चैप्टर आप रीडिंग कर ले। तो अगर आपने रीडिंग की है चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है। और मैथ्स की वीडियो में बार बार दे रहा हूँ, आपके 10 मार्क्स ऐसे पक्के हो जाएंगे। आप बस 20 मिनट की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके बहुविकल्पीय पे पर्सन है, ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे सर्वाधिक है, तो ये अफ्रीका में है। सारे आपको सोल्व करने, इसके आंसर मैंने इसलिए नहीं दिए कि आपका जो मतलब सोल्व करने की जो आपकी जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़े, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपको सोल्व करना है। तो ये आप सोल्व कीजिए, कुछ काम आप खुद भी कीजिए, इतना काम मैंने कर दिया आपके लिए, तो खुद ये थोड़ा काम आप खुद कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा जूम करके, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? तो कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए आप। ये शायद प्री बोर्ड में भी आया था, मुझे ऐसा लगता है। तो ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यूज इसी में से पूछे जाएंगे। सारे एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिए हैं, विभिन्न चैप्टरों से दे दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे। कईयों में आंसर भी दे रखे हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए सारे। हाँ ये भी है।
इसके तो ये इसके आंसर दे रखे हैं। चलो अभी मैंने जितना पढ़ा है उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर आप कमेंट में उसका आंसर दें तो। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है? कमेंट में जरूर बताइए, मैंने ऊपर ही बताया है। दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस देश का है? कमेंट में आपको बताना है। अब एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जब 2 भी बता दिए तो 3 हो जाएंगे। चलो एक इंडिया में से पूछ लेता हूँ आपको कि जो कांडला पत्तन है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन से राज्य में है? कमेंट में आपको बताना है। तीनों क्वेश्चन आपको, तीनों के आंसर आपको बताने हैं क्रम वाइज जो मैंने पूछे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं चाहता तो लाइव के भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन इतने सब्सक्राइब नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया तो। ऐसे ही मैं आपको और भी पेपर की तैयारी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स की भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा, पॉलिटिकल की भी, सभी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।